वालेकुम एवरीवन। ओके, सो यूवीआइटिस में अब हम डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर यूवीआइटिस। हमने कर लिया एंटीरियर, हमने कर लिया है इंटरमीडिएट। इसमें से कोई एससीक्यू नहीं आता होता, एमसीक्यूज में बातें आ सकती हैं और इसमें से बस दो चार चीज़ें जो मतलब आपसे ज़्यादातर वाइवा वगैरह में पूछते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत आसान है, आपने अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी अच्छे से हो जाएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो हमारे पास स्टार्ट करते हैं जी पोस्टीरियर यूवीआइटिस में। जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि हमारे पास याद सबसे ज़्यादा ज़रूरी रखना ये कि इंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इंटीरियर में आइरिस एंड पार्स प्लाइकेटा ऑफ सिलियरी बॉडी था। फिर इंटरमीडिएट हमने किया, उसमें पार्स प्लेना ऑफ सिलियरी बॉडी एंड विट्रियस, खासतौर पे विट्रियस की जो बेस थी, जो आगे वाला पोर्शन था। पोस्टीरियर यूवियटिस में आपका जो आपने याद रखने के हॉल मार्क है, यानी कि जहां से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होनी चाहिए, वो है कोरोइड एंड रेटिना। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि रेटिना इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूवियल ट्रैक्ट, रेटिना नहीं है हिस्सा, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोरोइड इन्वॉल्व हो रहा होता है। कोरोइड आपको पता है कि इज द सेकंड लेयर ऑफ रेटिना, सॉरी सेकंड लेयर ऑफ आई। ऐसे करके सबसे बाहर स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा के नीचे हमारे पास यहाँ पर कोरोइड होती है और कोरोइड के बाद ऐसे रेटिना होता है। तो अगर एक इन्फ्लेमेशन में आपका एक कोरोइड इन्वॉल्व हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि साथ रेटिना भी इन्वॉल्व हो जाता है प्राइमरीली। तो इसलिए आपकी जो कोरोइड और रेटिना वाली इन्वॉल्वमेंट होता है उसको आप कहते हैं पोस्टीरियर यूवियटिस। याद रखना आपने ये बात, इसको नहीं भूलना। ठीक है, कॉजेज सेम है जो हमने शुरू में डिस्कस कर लिए थे कि इन्फेक्टिव हो सकते हैं, नॉन इन्फेक्टिव हो सकते हैं। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल है इन्फेक्शन में, नॉन इन्फेक्शन में सेकेंडरी है, ऑटो इम्यून है, वो सारी की सारी बातें, मतलब उसमें कोई नई बात नहीं है। वो सारे कॉजेज में से कुछ भी हो सकता है और पोस्टीरियर यूवियटिस कर सकता है। आपका जो बात याद रखने वाली है वो क्लिनिकल फीचर्स है एज ऑलवेज। ठीक है, अब इसमें अब आप खुद सोचें, बस पहले आप ना अपने जहन में जरा सा कॉन्सेप्ट बनाया करें, खुद सोचा करें, तो आपको खुद ही बातें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर भी सेट के कोरोइड एंड रेटिना जो है वो सबसे पहले इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये कोरोइड है, सॉरी दिस वन इज योर कोरोइड दरमियान वाला, और ये तीसरी लेयर जो है रेटिना की है। जब रेटिना वो वाली चीज है जिसपे इमेज बनती है, जिसपे फिल्म बन रही है, जिसपे हमारी इमेज की सारी बनने की सारा मतलब डिपेंड रेटिना पे करे, रेटिना ही की लेयर है। आपको पता है ना कि ये कोरोइड है, कोरोइड के बाद रेटिना की कौन सी लेयर होती है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होती है, और उसके बाद होती है यहाँ पर लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, कोरोइड के बाद रेटिना की रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और फिर रॉड्स एंड कोन्स की लेयर आ जाएगी। रॉड्स एंड कोन्स आर योर फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट को रिसीव करते हैं, और फिर जैसे जैसे आगे आते जाते हैं एंड तक हमारे पास गैंग्लियन सेल लेयर और फाइबर नर्व फाइबर लेयर आ जाती है। अच्छा, बताने का मकसद ये था कि जब इन जगहों पे इन्फ्लेमेशन है जो कि मेन इमेज के बनने वाली जगह है, तो आपकी इमेज के बनने में सबसे पहले मसला आएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मसले जो यहाँ पर आपके आएंगे वो इमेज के बनने से रिलेटेड मसले आएंगे। उसके साथ फिर हमारे पास ये रॉड्स एंड कोन्स में फर्क आएगा, उसकी वजह से मसले आएंगे, इमेज बनने में मसले आएंगे बिकॉज, और एंड में हमारे पास रेटिना से आगे क्या पड़ा हुआ है, ये विट्रस ह्यूमर है। तो विट्रस ह्यूमर में जब आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट होंगे तो वही चीज जो हमने भी पीछे पढ़ी थी इंटरमीडिएट में कि पेशेंट को फ्लोटर्स नजर आएंगे। फ्लोटर्स क्या थे, इमेज में वो उसको अपनी विजन बाकी सारी ठीक नजर आएगी, लेकिन विजन में वो कहेगा कि मुझे नुक्ते या फिर धागे या फिर जो चीज भी जिस तरह से वो एक्सप्लेन करेगा, कुछ चीजें जो उड़ती हुई हर टाइम नजर आती हैं। अब वो उड़ क्यों रही होती है, क्योंकि विट्रस ह्यूमर इज अ जेल, जेल मूव करता है तो वो सेल्स भी मूव करते हैं, तो उस तरह पेशेंट को अपनी इमेज में ये सब कुछ मूव करता हुआ नजर आता है। तो ये बातें इसको होती हैं और ये पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं। आपका जो विजन है इसमें आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपका रेटिना इन्वॉल्व हो रहा है, रेटिना इन्फ्लेम हो रहा है, इन्फ्लेम होगा, उसकी वेसल्स में एडीमा होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो वेसल्स खराब होंगी, न्यूवास्कुलराइजेशन, एवरीथिंग लीड्स टू विजन लॉस। ठीक है, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल, और कोई पेन नहीं होती इसमें, तो पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है आपका पेशेंट का। ठीक है, पेनलेस लॉस ऑफ विजन, शुरू में वो ब्लर इमेज के साथ प्रेजेंट करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका विजन लॉस होने लग जाता है एंड इट लीड्स टू ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अलग से मैं भी एक वीडियो में आपको पहले भी कहा था, बताऊंगी कि ग्रेजुअल और सडन पेनफुल और पेनलेस लॉसेस ऑफ विजन के क्या क्या कॉजेज हैं, क्योंकि ये आपसे पूछते हैं, योर ऑस्पी क्वेश्चन आपका उसके अलावा भी पूछते हैं काफी दफा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन। सेकंड चीज जो मैंने आपको बता दी कि पेशेंट को फ्लोटर्स नजर आएंगे, क्या है वो, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं जो आपके विट्रस ह्यूमर में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अब देखिए विजन बनने की, तस्वीर बनने की बात करते हैं। जब आपकी तस्वीर का आपको हमने बात की थी कि यहाँ पर एक पोर्शन होता है जिसको हमने कहा था फोविया। फोविया वो वाला रीजन है जहां पर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होती है रॉड्स एंड कोन्स की, ऐसा ही है ना। ठीक है, उसके अलावा हमने कहा था कि फोविया में भी सेंटर में पोर्शन होता है, फोविया के सेंट्रल मोस्ट, जिसको हम कहते हैं मेक्युला। ठीक है, और मेक्युला वो वाला पोर्शन है जहां पर हाईएस्ट डेंसिटी होती है कोन्स की, और जब बेस्ट इमेज या फिर आपकी सबसे अच्छी विजुअल एक्टिविटी है वो आपके मेक्युला के एरिया में होती है। ये बात है ना, सॉरी, उसके फिर मेक्युला के सेंटर को फोवियोला कहते हैं। मतलब ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की थी जब रेटिना में था कि फोविया क्या है, मेक्युला क्या है और फोवियोला क्या है।
बताने का मकसद ये था कि ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पर कोन्स मैक्सिमम होती हैं, जहाँ पर इमेज सबसे अच्छी बनती है, जो मैक्सिमम विजुअल एक्विटी होती है वो मैक्यूला में होती है। मैक्यूला में डिस्टर्बेंस को जो होती है ना, वो आपकी विजुअल एक्विटी और विजन को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है, ठीक है। अब हमारे पास जब यहाँ पर आपका रेटिना इन्वॉल्व हो रहा है तो ओवरऑल आपके सारे रॉड्स एंड कोन्स पे फर्क पड़ता है। मतलब आपका रेटिना इन्फ्लेम होता है तो रॉड्स एंड कोन्स सारे ही फर्क पड़ता है उन पे, और विजन कुछ ना कुछ कम और ख़राब होती है। लेकिन जब आपका मैक्यूला का एरिया खास तौर पे इन्वॉल्व होता है तो आपकी विजन खास तौर पर ख़राब होती है। उसमें एक फीचर ये होता है कि पेशेंट जो है वो, जो पहले उसको लाइन स्ट्रेट नज़र आती थी, ऐसे करके अगर लाइंस एक लगी हुई है, एक चेक हमने उसे कह दिया कि ये देखिए और बताया कि कैसी लाइंस हैं, तो पहले तो एक चेक जो बना हुआ होगा उसे स्ट्रेट लाइन नजर आती थी, अब उसे स्ट्रेट नजर नहीं आती, उसको अब लाइंस यूं नजर आती हैं, कर्व्ड, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, तो कर्व्ड लाइंस नजर। इस प्रॉब्लम को कहते हैं मेटामॉर्फोजिया। मेटामॉर्फोजिया आपका स्पेसिफिकली तब होता है जब रेटिना में से मैक्यूला इन्वॉल्व हो चुका होता है, ठीक है, क्योंकि मैक्यूला में इमेज सबसे सही बनती है सीधी इमेज बनने की, और मैक्यूला के डिफरेंट तरह के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोन्स होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इन इन्फ्लेमेशन, तो उसमें पेशेंट को सीधी लाइन सीधी नजर नहीं आती, बल्कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नजर आती रहती है, उसको हम कहते हैं कि मेटामॉर्फोजिया हो गया पेशेंट को, ठीक है। तो एक ये फीचर होता है ऑफ योर पोस्टीरियर यूवियाटिस। ये और भी चीजों में होता है लेकिन पोस्टीरियर यूवियाटिस में भी होता है। उसके बाद अब आप सोचें कि हमारे पास ये पीछे कोरोइड है, ठीक है, कोरोइड इन्फ्लेम्ड है, जाहिर सी बात है। अब कोरोइड जब इन्फ्लेम है तो वैसे करके उभर गया ना, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो चीज एडीमा हो जाता है उसमें, ठीक है। अब कोरोइड जब उभर जाएगा तो वो उभर के सपोज थोड़ा सा इधर से उभरा, फिर इधर से इतना नहीं है, फिर इधर से उसमें एडिमा सा हो गया, फिर इधर से ठीक है, फिर एडिमा हो गया, ऐसे करके कुछ कोरोइड की शक्ल होगी है। जहां जहां पर एडिमेटस पैचेस आते हैं, जहां जहां पर एडिमा आता है, वहां वहां पर आगे पड़े हुए रेटिना पे प्रेशर पड़ रहा होता है। और अभी मैंने कहा कि रेटिना की जो लेयर बिल्कुल कोरोइड के करीब है वो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, और फिर रॉड्स एंड कोन्स है। पिगमेंट एपिथेलियम को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, रॉड्स एंड कोन्स पे ध्यान देते हैं। जहां जहां पर कोरोइड में पैचेस बनते हैं, इन्फ्लेमेटरी पैचेस, वहां वहां पर रॉड्स एंड कोन्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर की वजह से या तो ये होगा कि इस जगह पर जहां पर पैच आगे आ गई, यहाँ पर वो प्रेशर पड़ेगा तो वो यूं दूर एक दूसरे से हो जाएंगे, ठीक है। जब वो एक दूसरे से दूर हो जाती है ना, तो जो इमेज बनती है उस जगह के रॉड्स एंड कोन्स की वजह से वो नॉर्मल से छोटी इमेज बनती है, उसको हम कहते हैं माइक्रोप्सिया। होपफुली मेरी बात आपको समझ आ रही है। सपोज कर लें, एक ब्रॉड आपको मैं बताती हूँ, ये सपोज आप कर लें कि रॉड्स एंड कोन्स है, ठीक है, ये रॉड्स एंड कोन्स सेल्स हमने बना दिए, और ये पीछे आपका पड़ा हुआ है, दिस इज योर कोरोइड, ठीक है। बीच में रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको छोड़ थोड़ी देर के, ठीक है। अब अगर आपके पास कार्टिलेज जो पीछे कोरोइड है, यहाँ पर उसमें बन गया है एक पैच, ठीक है, इस जगह पर। अब इस पैच बनने की वजह से क्या हुआ है कि आगे वाला जो आपका लेयर ऑफ रेटिना उस पर प्रेशर पड़ा और सेल्स यूं हो गए हैं, यूं, एक सेकेंड में दोबारा बना देती हूँ, ऐसे करके हो गए, ठीक है। अब ये सेल्स जो पहले एक दूसरे के करीब थे, आगे एक पैच के आने की वजह से एक दूसरे से दूर हो गए, दूर होने की वजह से जो इमेज है वो ओरिजिनल से छोटी बनती है, उसको हम कहते हैं माइक्रोप्सिया। उसके बाद क्या हुआ, सपोज यहाँ भी पैच था, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी कोरोइड में एक पैच है और इन दोनों के दरमियान में कोरोइड में पैच नहीं है, तो क्या हुआ, कोरोइड में जो इन्फ्लेमेटरी पैचेस के दरमियान में जहाँ पैच नहीं होता वहां पर सेल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं ज्यादा। जहां पर सेल्स करीब आ जाएंगे ना, कोन्स और रॉड्स, वहां पर इमेज जरूरत से ज्यादा बड़ी बनती है, उसको कहते हैं मैक्रोप्सिया। तो ये भी फीचर होता है आपका इस तरह के यूवियाटिस का। फिर क्योंकि रॉड्स एंड कोन्स की मुसलसल इरिटेशन हो रही है, पीछे से आपका कोरोइड भी इन्फ्लेम है और खुद रेटिना भी इन्फ्लेम है, इरिटेशन की वजह से ना फ्लैशेस ऑफ लाइट पेशेंट को नजर आते हैं, उसको कहते हैं हम फोटोप्सिया, ठीक है। कि फ्लैशेस, वो कहेगा कि मुझे रोशनी बार बार दिखती है आंख में, मतलब जैसे एक रोशनी की तेजी से लहर आती है आंख में, उसको फोटोप्सिया कहते हैं। वो रॉड्स एंड कोन्स की इरिटेशन की वजह से होता है। और एंड में पेशेंट का ये भी होता है कि पूरी अगर विजुअल फील्ड है ना, वो कहेगा कि एक तो हो गया कि वो कहेगा फ्लोटर्स है, मुझे धागे नाचते हुए नजर आते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। एक वो कहेगा कि मुझे पूरी विजुअल फील्ड ऑफ पेरीमेट्री करेंगे, एक जगह पर सपोज ये वाली जगह है, वो उससे यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा, वो कहेगा यहाँ पर वो बिल्कुल ब्लाइंड होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट जो आपकी विजन में आ जाता है उसको स्कोटोमा कहते हैं, एंड इट इज ड्यू टू द इन्फ्लेमेटरी लीजन। सपोज मेरे पास इन्फ्लेमेशन थी और इन्फ्लेमेशन ने आपका रेटिना का ये पार्ट पूरा पूरा डैमेज कर दिया। अब जब रेटिना का ये पार्ट डैमेज है तो इस एरिया के रॉड्स एंड कोन्स बिल्कुल खत्म हो गए, और इस एरिया में जब कोई फील्ड ऑफ विजन में यहाँ पर कोई चीज आएगी तो पेशेंट को नजर नहीं आएगी, तो इस एरिया का, तो पेशेंट को हम कहते हैं कि स्कोटोमा भी होता है। These are all the features related to your posterior uveitis जो ज़्यादातर रेटिना से रिलेटेड हैं और रेटिनल पैथोलॉजी को ही इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो पेशेंट के ये तो हो गए सारे के सारे वो चीज़ जिनसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा, यानी हम भी चेक करेंगे तो हमें ये कुछ नजर आएगा कि विजन को हम चेक करेंगे, हमें फ्लोटर्स का फिर हम उसको असेस करेंगे,
मैक्रोप्सिया माइक्रोप्सिया का आपको समझ होना चाहिए, मेटामॉर्फोसिस, तो ये लफ्ज आपको पता हो कि ये आपके पोस्टीरियर यूवेटिस के फीचर्स हैं। साइंस जो हमें देखने पे मिलेंगे वो यही वाले हैं सारे, और उसके साथ साथ जाहिर है आपकी ऑप्टिक डिस्क एडीमा हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द कॉज की क्या कॉज थी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज होगी तो डिफरेंट तरह का आपको ऑप्टिक डिस्क नजर आएगी। अगर आपकी कॉज कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आगे से हुआ है तो उसमें थोड़ी सी डिफरेंट आपको साइंस नजर आएंगे ऑप्टिक डिस्क के, तो डिपेंड करता है कॉज क्या था, लेकिन ये चीजें लाजमी है कि ये होनी चाहिए। देन इसमें हमने अब पेशेंट को जो ट्रीटमेंट देनी होती है तो वो सबसे पहली तो वही वाली होती है जो हमने इंटरमीडिएट यूवेटिस में पढ़ी थी कि आपकी इन्फ्लेमेशन तो आपने स्टीरॉइड्स देने हैं, आप टॉपिकल भी देंगे, आप पेरियोक्युलर यानी आंख के करीब देंगे, आप इंट्राविट्रियल भी देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड। तो ये आपने स्टीरॉइड्स देने होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, और अगर कोई ऑटोइम्यून डिजीज था तो इम्यूनोसप्रेशन देनी है, अगर रेटिना में न्यूवेस्कुलराइजेशन है तो एंटी VEGF देने हैं, और हमारे पास डिपेंड करता है कि कॉज क्या है तो उस कॉज को ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर बात खत्म करते हुए किसी को कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।